गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं कामनी गौतम स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नित्य क्लासेस में और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जुड़ने का। तो देखिएगा गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको हिंदी महासंग्राम कराया जा रहा है, जिसमें बहुत ही यानी कि गद्यांश पद्यांश का समावेश आपके लिए डेली लाया जाता है। तो आज भी मैं आप सभी के लिए वही पद्यांश और गद्यांश साथ के साथ उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको भी भाई साथ में यानी कि जब तक क्लास होगी तब तक आपको रुकना है और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, जिससे और को भी फायदा हो और लाइक करके हमारा मनोबल भी बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने पद्यांश आएगा। पद्यांश किस तरीके से है पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, आप भी तैयार हो जाइएगा। देखिएगा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उचित उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं, भाई क्या है देख लेते हैं। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका ब्रह्मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह वाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी रानी। तो देखिएगा, ये जो एक आपके सामने पद्यांश है, ये केकई का अनुताप से लिया है, यानी कि केकई अनुताप है इसके। मतलब केकई ने अपना जो भी, जब उन्होंने क्या कहते हैं, केकई ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी के लिए बोला था और साथ ही साथ राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो तब उसने जाना कि मैंने अपने पुत्र राम के साथ कितना गलत किया है। तो वहाँ पर क्या है, वो पश्चाताप की आग में जल रही होती है। ये वर्णन तब का है और इसके जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिएगा, इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो अब देखते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो तैयार हैं सभी, भाई तैयार हो जाइएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि संसार में क्या कहावत प्रचलित थी। संसार में क्या कहावत प्रचलित थी, तो आपको बताना है भाई यहाँ पर कि पुत्र कपुत्र ही रहता है, पुत्र कपुत्र भले ही हो जाए, माता कुमाता नहीं होती, या फिर माता और पुत्र दोनों बुरे होते हैं, या आपका उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई, तैयार हो जाएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। संसार में क्या कहावत प्रचलित थी, तो ये आपको बताना है। सही आंसर क्या है वो आप मुझे बताइएगा। तो जल्दी कमेंट करें और बताएं अपना आंसर। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं। आपने मुझे बताया कि संसार में क्या कहावत प्रचलित थी। तो पहले देखिएगा, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कपुत्र भले ही। तो यहाँ पर देखिएगा, संसार में जो कहावत प्रचलित थी वो क्या थी कि पुत्र कपुत्र भले ही हो जाए, माता कुमाता नहीं होती। यानी कि पहले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही है भाई, माता न कुमाता पुत्र कपुत्र भले। यानी कि संसार में कहावत चली आ रही थी कि पुत्र कपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। माता अपने मातृत्व या फिर कह सकते हैं अपनी ममता को हमेशा बच्चे के लिए तैयार रखती है, हमेशा अपनी ममता का जो ममता बच्चों पर न्यौछावर करती है। तो यहाँ पर ये संसार की कहावत थी वो जो प्रचलित थी, यहाँ पर बता दिया है आपको। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं भाई क्या है। केकई के कृत्य के पश्चात क्या कहावत बोली जाने लगी। ये है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। तो भाई क्या होगा इसका आंसर। आपने पद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केकई के कृत्य के पश्चात क्या कहावत बोली जाने लगी।
फर्स्ट, पुत्र पुत्र रहता है, माता माता रहती है। सेकंड, माता और पुत्र दोनों भले ही नहीं। या फिर थर्ड, पुत्र पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। या फिर फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से दीजिएगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? केकई के कृत्य के पश्चात क्या कहावत बोली जाने लगी? जल्दी से मुझे बताइएगा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सही आंसर क्या है। भाई केकई के कृत्य के पश्चात जो कहावत बोली जाने लगी, यानी कि केकई ने जो कृत्य किया, यानी कि अपने पुत्र को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो वहां पर एक कहावत बोली जाने लगी, अब कहे सभी ये हाय। देखिएगा, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। तो यहाँ पर आपका भाई कौन सा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि पुत्र पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। जो कहावत चली आ रही थी संसार में, जो प्रचलित थी, उसको यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यानी कि पुत्र पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। केकई ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? भाई यहाँ पर देखिएगा, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई कि केकई भरत का डैश नहीं देख पाई। केकई भरत का डैश नहीं देख पाई, क्या नहीं देख पाई? हृदय, मस्तिष्क, विचार या षड्यंत्र। तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा? वह अपने पुत्र भरत का क्या नहीं देख पाई, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कि भाई सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिएगा, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, बस मैंने इसका ब्रह्मास्त्र ही देखा, यानी कि उसने अपने बच्चे के लिए, भाई क्या है कि उसकी सुख सुविधा के लिए बच्चे के मुंह में आकर उसने सिर्फ क्या है, एक मोह माहा को देखा कि मेरे बच्चे को राजगद्दी मिले। तो यहाँ पर देखिएगा, दृढ़ हृदय ना देखा, लेकिन उसका हृदय नहीं देखा कि उसने अपनी माँ के लिए कितना त्याग किया है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, वो माँ के मतलब उसका एक कोमल हृदय भी नहीं देखा कि वो अपने भाई को कितना प्यार करता है, राम को कितना प्यार करता है। तो देखिएगा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो आपका जो आंसर है ना, दृढ़ हृदय, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? हृदय। देखिएगा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, केकई भरत का हृदय नहीं देख पाई, उसको वो समझ नहीं पाई। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट जो आंसर है हृदय, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, केकई देखती रही बस, केकई देखती रही बस अपना स्वार्थ, परमार्थ, यथार्थ या सत्यार्थ। तो जल्दी से बताइएगा भाई, केकई क्या देखती रही है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा इस पद्यांश में क्या देखा है केकई ने अपना। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी दें जवाब भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। केकई देखती रही बस। तो देखिएगा, आप लोग अपने अच्छे से आंसर दीजिएगा और दे भी रहे हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा भाई? क्या साधा या क्या देखती रही? केकई देखती रही बस अपना स्वार्थ। तो बिल्कुल आंसर भाई क्या देखो, परमार्थ न देखा और देखा क्या? अपना पूर्ण स्वार्थ देखा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं भाई। यहाँ पर केकई देखती रही बस अपना स्वार्थ, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले, बहुत ईजी था, आप अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा,
युगों युगों तक संसार में किसकी कहानी चलती रहेगी? एक साधारण स्त्री की, रघुकुल की अभागी रानी की, भरत की माता की, या दशरथ की पत्नी की? तो जल्दी से बताइएगा भाई, किसकी कहानी सदा इस संसार में चलती रहेगी, ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा सभी के सभी, क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं भाई, आप बहुत अच्छे से इसे बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक साधारण स्त्री, रघुकुल की अभागी रानी, भरत की माता की, दशरथ की पत्नी की। तो आप ऐसा नहीं कि भरत की माँ की बात चल रही तो भरत की माँ को लगा दिया, यहाँ पे तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने, हल्का सा ध्यान देना है अपने पदांश पर। तो दोबारा से देख लीजिएगा कि युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाना आप लोगों ने, रघुकुल की अभागी रानी की, यानी कि बी ऑप्शन आपका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लीजिएगा भाई सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 6, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार, या उपमा अलंकार? तो जल्दी से आपको बताना है, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा आप भाई, अलंकार यदि आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं। यदि हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार, या उपमा अलंकार की, तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कौन सा अलंकार हो सकता है? तो जल्दी से मुझे बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अलंकार कौन सा होता है? बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, वहाँ पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी कि अनुप्रास अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर अब आपके सामने आ जाता है गद्यांश। गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्या है भाई इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो तैयार हो जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, समस्याएं वस्तु जीवन का पर्याय है, यदि समस्याएं न हो तो आदमी प्राय अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तु जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। समस्याओं को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का सर्वोत्तम तत्व उभर कर आता है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे। वह समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेगा, उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा। देखिए यहाँ तक पहला पैरा कंप्लीट हो गया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना लौकिक व पारलौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ जाएं और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो देखिएगा, ये है गद्यांश आप सभी के सामने, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सोच समझ के आंसर दीजिए, तैयार हो जाएगा सभी। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस गद्यांश का आपके सामने आता है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या है? परेशानियां, उलझने, जीवन का पर्याय,
या फिर ये सभी। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, वैसे 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिएगा समस्याएं क्या है, परेशानियां, उलझने, जीवन का पर्याय या फिर ये सभी। तो जल्दी से दीजिएगा कमेंट में आंसर कि क्या होगा इसका सही जवाब। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं कि सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। कैसे, देखिएगा समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है, यानी कि पहली ही लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, देखते हैं। समस्याओं के बिना जीवन हो जाएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, ढीला ढाला हो जाएगा या फिर ये सभी। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। समस्याओं के बिना जीवन हो जाएगा, निष्क्रिय, सक्रिय, ढीला ढाला या फिर ये सभी। तो देखिएगा आप लोग जल्दी से आंसर दे, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बिना किसी डाउट के आप अपने आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए समस्याओं के बिना जीवन हो जाएगा, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का आंसर आ रहा है। पर देखिएगा तो आदमी प्राय अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा, यानी कि समस्याओं के बिना, यदि समस्या ना हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है सही क्या होगा, ए ऑप्शन निष्क्रिय। आगे देख लेते हैं भाई, जल्दी चलते हैं और आगे है जीवन की प्रगति में सहायक हैं। जीवन की प्रगति में सहायक हैं। तो देखिएगा ये आपको बताना है, सरलता, समस्याएं, धन या भाग्य। तो जल्दी से बताइएगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो आपको बताना है भाई यहाँ पर कि जीवन की प्रगति में सहायक क्या होगा। तो आपको बताना है भाई यहाँ पर राइट आंसर सरलता, समस्याएं, धन या भाग्य। तो जल्दी से दीजिएगा आंसर, सही जवाब क्या होगा। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें, बहुत अच्छे से आप आंसर दे रहे हैं और आगे बढ़ते रहिएगा। जल्दी जल्दी हम अपने जवाब भी देने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के आंसर मुझे मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जीवन की प्रगति में सहायक है, तो क्या होगी, समस्याएं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। भाई देखिएगा ये समस्याएं वस्तुतः जीवन की प्रगति मार्ग में प्रशस्त करती हैं। समस्या को सुलझाते समय, इसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। तो आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा। क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको बताना है इस जो गद्यांश आपके सामने है उसका केंद्र भाव क्या, केंद्र बिंदु निकल करके आता है। तो देखिएगा यहाँ पे यानी कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, यानी कि इस केंद्र बिंदु पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे निराशापूर्ण आपको दिखेगा, प्रेरणापरक, चिंतापरक या विश्लेषणात्मक। जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या निकल कर आया है आपको, भाई क्या लग रहा है आपको। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट कर सही आंसर क्या होगा। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या कहता है कि इंसान को समस्याओं से जूझना चाहिए, समस्याओं के आधार पर आप क्या है अपने आप को अच्छे से निखार सकते हैं, उससे निकल सकते हैं और एक संघर्ष रूपी विजय पथ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि संघर्ष करो, सफलता मिलेगी, यानी कि वो आपको प्रेरणा परक प्रदान करा रहा है, यानी कि प्रेरणा इस गद्यांश से आपको मिल रही है। बिल्कुल सही पहचाना, जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा, प्रेरणा परक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं, देख लीजिएगा। लेखक पाठकों को प्रेरणा देता है, यह आपको बताना है, समस्याओं को बढ़ाने की, संघर्ष पथ पर विजय प्राप्त करने की, समस्याओं से बचने की या दायित्वपूर्ण कार्य करने की। तो जल्दी से बताइएगा, 11वां क्वेश्चन आपका चल रहा है भाई यहाँ पर और आपको बताना है लेखक पाठकों को प्रेरणा देता है। तो जल्दी से बताइएगा किसकी प्रेरणा देता है लेखक, तो ये आपको बताना है भाई, समस्याओं को बढ़ाने की, संघर्ष पथ पर विजय प्राप्त करने की, समस्याओं से बचने की या दायित्वपूर्ण कार्य करने की। तो सही आंसर जल्दी से मुझे बताइएगा, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है आप सभी का। देखिएगा लास्ट लाइन, यानी कि आप जागिए,
उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ जाएं और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। यानी कि आपका भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। भाई समझ में आया ना, संघर्ष पथ पर विजय प्राप्त करने की लेखक क्या देता है, प्रेरणा देता है। यानी कि जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को लगाया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आपको बताना है इसको भी कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, संघर्ष से डरना लौकिक दृष्टि से अहितकर है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यानी कि लौकिक का विलोम क्या होगा, सांसारिक या फिर पारलौकिक या पौराणिक या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं और आपके कमेंट्स भी आने लगे हैं। भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही समझिए आप लोग। देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा लौकिक का जो विलोम होता है क्या होता है, पारलौकिक। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, यहाँ पर किसी का भी कोई गलत नहीं है, ना ही किसी को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, दृढ़ संकल्प में विशेष्य है। क्या होगा, दृढ़ होगा, संकल्प होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दृढ़ संकल्प में विशेष्य आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा भाई यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब। विशेष्य किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, जो संज्ञा होती है उसे विशेष्य की उपाधि दी जाती है। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी से मुझे आंसर मिलने चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें दृढ़ संकल्प की, तो यहाँ पे जो दृढ़ है वो क्या है, विशेषण। और यानी कि संकल्प की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, जिसकी यहाँ देखिए विशेष्य होगा। तो जो राइट आंसर है संकल्प में विशेष्य है, तो ये क्या होगा, संकल्प, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो वही फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, नहीं फर्स्ट होगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले भाई, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका भी सही जवाब क्या होगा। उत्साह में उपसर्ग है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, उत्स, उत, उत या फिर ह। तो आपको जल्दी से बताइएगा उत्साह में उपसर्ग क्या होगा। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, उत जमा साह होता है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आधा तय है, तय में हलंत लगेगा। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, जिन्होंने भी इसे तो आप आराम से अच्छे से बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देख लीजिएगा जल्दी से। स्मरणीय शब्द में प्रत्यय है, स्मरणीय शब्द में प्रत्यय है, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। यह होगा, होगा, यह होगा या अन्य होगा। तो जल्दी से बताइएगा स्मरणीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय आप जानते हैं कि किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द को परिवर्तित करे उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं, लेकिन भाई सही जवाब क्या होगा, स्मरण जमा अन्य, इसका सही प्रत्यय शब्द वो होगा विच्छेद। तो यहाँ पर जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया है अन्य, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्रत्यय में जो इसका पूछा है तो अन्य क्या होगा, अन्य इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका भी सही जवाब क्या होगा। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। देखिएगा चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। अब आपको बताना है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा भाई, सही आंसर क्या होगा इसमें। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य पूछा है, यानी कि जो चित्र दिए जाते हैं प्राथमिक स्तर पर एक बुक्स में, तो वहाँ पर उनका उद्देश्य क्या होता है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा भाई। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं या फिर उसको बहुत ही अच्छा बना देते हैं।
पाठ की शोभा को बढ़ाते हैं या पाठ्य पुस्तक के चित्र का देने का प्रचलन होता है प्राथमिक स्तर पर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ए आंसर इसका सही जवाब होगा। यानी कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं और बच्चे की बौद्धिक स्तर होता है उसको भी उच्च बनाने में सहायता करता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और देख लीजिएगा किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, या फिर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फोर्थ ऑप्शन बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। भाई हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या है इसका सही जवाब। भाई लेखन क्षमता का विकास किया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी जो होता है हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा, यानी कि हिंदी को प्रयोग करना बच्चे को आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका सही जवाब होगा, यानी कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और देख लेते हैं भाई किस तरीके से है। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। बी, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। थर्ड, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर फोर्थ, गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो जल्दी से बताइएगा, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? देखिएगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, यानी कि इसमें संस्कृत निष्ठ दिया गया है, उसके आधार पे हिंदी भाषा को बताया। तो यहाँ पे सेकंड भी गलत होगा। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा के आधार पे विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जो भी आप सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप हिंदी के व्याकरण को, हिंदी को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? देखिएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, या फिर बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड, बच्चों को भाषा के संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर फोर्थ, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो जल्दी से बताइएगा, एक शिक्षक को यानी कि भाषा शिक्षक को सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो यहाँ पर सभी जानते हैं भी, जो भाषा शिक्षक है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? बहुभाषिक कक्षा, यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें भिन्न भिन्न भाषा वाले बच्चे कक्षा में रहते हैं। तो उसके आधार पे क्या होगा, उनको उनकी मातृभाषा के आधार पर उनको शिक्षा ग्रहण कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शिक्षक के लिए। तो देखिएगा, ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि है, आप लोग भी सही समझ रहे हैं इसका, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यानी कि बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किसका कार्य करती हैं? अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, या साधन है? तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका सही जवाब। पाठ्य पुस्तक किसका कार्य करती हैं? अनावश्यक है, ये एकमात्र संसाधन है कि इसके बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते, या साध्य है या फिर साधन है। तो आप सभी जानते हैं कि ये पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो एक साधन का कार्य करती हैं, और इसके आधार पर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं और सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। देखिएगा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है ये आपको बताना है, तो पढ़ लीजिएगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। सेकंड, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। थर्ड, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। या फिर फोर्थ, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो क्या है सही आंसर वो आपको बताना है। तो आप इसे बहुत अच्छे से अपने आंसर को निकाल सकते हैं कि गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है वो भी क्या होता है कि गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो कक्षा में आपको सिखाया जाता है उसे गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, जिससे अभ्यास आपको अच्छे से हो जाए। तो आप सभी का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, फर्स्ट, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सेकंड, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। या फिर थर्ड, बच्चे भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। या फिर फोर्थ, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो असत्य आपको निकालना है, ऑप्शन कौन सा असत्य है वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों में निरर्थक अभ्यास में बच्चों की अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन जैसा कि आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश के विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायता करती है। जबकि मातृभाषा होती है, मातृभाषा के आधार पर ही आप अपने उद्देश्य भाषा का चयन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है विरोधाभास नहीं करती, वो आपको सहायक के रूप में आपकी मदद करती है। तो आपका जो असत्य होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब होगा, और बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिएगा। भाषा के आधारभूत कौशल हैं ये आपको बताना है। तो क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं या अंतर संबंधित होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो भाषा के आधारभूत कौशल जिनका एक कह सकते हैं कि आपको जिस कहते हैं क्रम से जो लगाना होता है, तो भाषा के आधारभूत कौशल कैसे हैं आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया भाई, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद सबसे पहले क्या करता है, वो सुनता है। ठीक है, सुनने के बाद वो क्या है भाई, बोलने की कोशिश करता है। बोलने के बाद क्या है, वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या है, बच्चा लिखना सीखता है, यानी कि जो उसके कौशल है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि जो बच्चे की आधारभूत कौशल है वो किस तरह से चलते हैं, तो ये एक दूसरे की कह सकते हैं कि आपस में इनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, इसके बिना दूसरा अधूरा है, तो अंतर संबंधित भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों आंसर अपने आप में ठीक हैं। लेकिन यदि बात की जाए ना कि भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं, तो इनमें सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना, फिर होता है लिखना। इसके आधार पे ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, और वैसे ही आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और एक के आधार पर दूसरे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिएगा आपके सामने। 24 क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है क्या, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। सेकंड देखिएगा, सेकंड, बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। थर्ड, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। या फिर फोर्थ,
फोर्थ क्या है देखिएगा, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो शिक्षक का भाई क्या वो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता किस रूप में कार्य करेगी वो आपको बताना है। तो अलंकारिक रूप में भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं, आदर्श रूप में या अनुकरण के रूप में। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। आप बहुत अच्छे से जान भैया आंसर दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की जो क्षमता होती है वो आदर्श रूप से क्या करेगी, बच्चों को प्रभावित करेगी। तो बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, ए ऑप्शन यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करती है। क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। यदि जैसा अध्यापक बोलता है उसी के आधार पर बच्चे सीखते हैं तो वो आदर्श रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके सामने है और देख लीजिएगा क्वेश्चन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा भाई यहाँ पर भाषा कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता, क्या होगा इसका आंसर ये आपको बताना है। भाषा अर्जन जिसे आप स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी विरोधाभास के, और भाषा अधिगम जिसे आप उद्देश्य के लिए ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, 4 आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर भाई भाषा कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या सीखने सिखाने की पद्धति या भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा, एक ऐसी भाषा जिसे हम जन्मजात यानी कि जिसे कह सकते हैं कि मातृभाषा, जिसे हम स्वयं अर्जित करते हैं यानी कि बिना किसी दबाव के कारण इस भाषा को अर्जित कर लेते हैं। एक है आपकी ऐसी भाषा जिसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि एक ऐसी भाषा जिसे आप एक लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीखते हैं। तो वहाँ पर जो होता है इन दोनों के आधार पे, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है ना, उस मातृभाषा के आधार पर ही आप अपनी लक्ष्य भाषा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, ये इसका जो होगा बिल्कुल सही जो महत्वपूर्ण अंतर जो इसमें होगा, यानी कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति होती है, मातृभाषा के आधार पर आप अपनी उद्देश्य भाषा को प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26। स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं स्वस्वर पठन किसे कहते हैं, स्वर रहित पढ़ते हैं, यानी कि स्वर सहित पढ़ते हुए जो भी हम ग्रहण करते हैं, अर्थ निकालते हैं, उसे स्वस्वर पठन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या बोल बोल कर पढ़ना, या द्रुत गति से पढ़ना पठन करना, क्या होगा भाई। स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य पूछा है यहाँ पर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्यों कराया जाता है स्वस्वर पठन ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर है और आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं भाई। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए बात कर रहे हैं स्वस्वर पठन की, तो आप जानते हैं स्वस्वर यानी कि बोल बोल कर पढ़ना होता है, इसमें स्वर रहित पढ़ना होता है, स्वर सहित पढ़ना होता है, रहित नहीं सहित, है ना। तो मौन पठन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें बोल बोल कर पढ़ना, लेकिन उद्देश्य पूछा है यहाँ पर, तो उद्देश्य के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ना स्वस्वर सहित पढ़ाना, यानी कि बच्चे जब बोल बोल कर पढ़ते हैं ना, तो जो उनकी पढ़ने की झिझक जो होती है वो समाप्त होने लगती है। यानी कि जो बच्चा बोल नहीं पाता, उसे डर लगता है, झिझक होती है बच्चे को, तो वो जो झिझक उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसका यही उद्देश्य होता है, इसी के आधार पर स्वस्वर पठन कराया जाता है। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को इसमें समाप्त किया जाता है। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब होगा, सेकंड ऑप्शन हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं, 27 क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। भाषा शिक्षण में सबसे बिंदु जो के मुख्य बिंदु है वो कौन सा, देखिए भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, भाषा अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री या परीक्षाएं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जल्दी से दीजिएगा आंसर, सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है।
तो वैसे तो अपने आप में सभी जानते हैं आप लोग कि चारों के चारों मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की जाए तो भाषा में देखिए, भाषा शिक्षण में आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है भाई। अभ्यास के बिना आप अपनी भाषा में अच्छे से कमांड, अपनी भाषा को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें माहिर नहीं हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो सही होगा। और एक ऐसा परिवेश जिसमें आपको उचित भाषा सीखने को मिलती है, तो भाषिक परिवेश का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पाठ्य सामग्री भी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण जो होगा ये होगी परीक्षाएं। यह आपकी क्या है, मूल्यांकन पर डिपेंड करती हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या माना जाएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु माना जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही जवाब है। भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री ये भाषा शिक्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। इसके आधार पे एक क्या कहते हैं कि एक ऐसी भाषा का निर्माण बच्चा करता है जो सही अपने उद्देश्य की ओर बढ़ पाता है। लेकिन परीक्षाएं आपके मूल्यांकन के आधार पे होती हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, देख लीजिएगा सभी के सभी। सतत मूल्यांकन का एक नियतार्थ होगा, क्या होगा देखिएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों में परीक्षा संबंधी व्यय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। तो देखिएगा सतत मूल्यांकन का अर्थ निकालना है आपको, तो क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। 28 क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से देख लीजिएगा। भाई सतत मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो ये जल्दी से देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन सही जवाब आपको निकालना है। तो देखिएगा हम देखें क्वेश्चन का, तो पहला ही ऑप्शन हमारे सामने बिल्कुल सही आता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बच्चा जो सीख रहा है, यदि वो त्रुटि कर रहा है तो उसकी त्रुटियों को निकालना, फिर उसकी त्रुटियों को देखकर दोबारा से उसको सिखाने की कोशिश करना सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भाषा वो यानी कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन को लगाया है बिल्कुल सही जवाब है। देख लेते हैं 29 क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। भाई लड़की, देखिएगा पहला, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। या थर्ड, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पे आकलन कौन सा सही है, आपको भाषा क्षमता का सही आकलन आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है। भाई लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, या फिर लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या थर्ड यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, या फिर आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए यहाँ पर यदि आकलन की बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन अपने आप में बेस्ट है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके दाम कितने लोगे और क्यों लोगे, भाई उसमें क्या खासियत है। तो यहाँ पे एक आकलन किया जा रहा है, तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब है। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये क्या है, भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यहाँ पर उसको आंका जाएगा कि वो किस तरीके से भाई कार्य कर रहा है अपना बेचने का, और क्यों कर रहा है और उसकी क्या खासियत है। तो थर्ड ऑप्शन अपने आप में बेस्ट है, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो देखिएगा छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। भाई लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि छोटी रचनाएं भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होने से बच्चे क्या है समझ नहीं पाते हैं। रोचक विषय वस्तु का होना भी जरूरी, रंगीन चित्रों के माध्यम से कहते हैं चित्रात्मक शैली यदि होगी तो बच्चा रुचि के आधार पर पढ़ेगा। साथ के साथ सरल जानकारी, अपने आप में चारों ही ठीक है, लेकिन आपको मुख्य आधार बताना है कि क्या होगा। तो सही जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर।
तो जल्दी से आंसर बताएं। भाई यहाँ पर जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन को लगाया बिल्कुल सही है, रोचक विषय वस्तु। भाई यदि हम प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एक ऐसा रोचक विषय वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें बच्चा रुचि के आधार पर उसे पढ़े और क्या है वो बहुत जिज्ञासु होने लगे, तो यानी कि वो पढ़ने को उत्सुक हो। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा। यदि रोचक विषय वस्तु होगी तो बच्चा अच्छे से समझेगा और पढ़ेगा भी। तो देखिएगा जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन को लगाया है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज की क्लास में भाई यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी मेरी क्लास में नए लोग जुड़े हैं तो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल सुबह की क्लास में CDP के साथ, तो 8 बजे सभी लोग आ जाइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।